Good morning, dear students. Let's we continue geography chapter natural vegetation and wildlife. In previous class, I had explained you about the vegetations, about the forest, and what is natural vegetation. Natural vegetations are the group of plants, forest, which grow without the interference of the ह्यूमन बींग. नेचुरल वेजिटेशन हम ये कह सकते हैं उस प्रकार के पेड़ पौधे जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के या नेचुरल कंडीशन में अपने आप ग्रो करते हैं. उनमें फॉरेस्ट आता है, ग्रासलैंड आता है. ओके, नाउ इन कमिंग टॉपिक वी विल कवर अबाउट द ग्रासलैंड एंड द वाइल्ड लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ओके, so let's we start our chapter. Grasslands areas where the vegetation is mainly the grass. Grasses are of the multiples and the natural vegetation. Grassland are usually found between the drier areas. तो ग्रासलैंड का क्या होता है? ग्रासलैंड वेजिटेशन, ग्रासलैंड मतलब वो एरिया जहाँ पर पानी कम होने के कारण जो है अधिकतर जो वेजिटेशन होती है, ट्री का एब्सेंस रहता है, फॉरेस्ट का एब्सेंस रहता है और उसके जगह में बहुत बड़े और ज़्यादा मात्रा में आपको ग्रासेस नज़र आएंगी. ग्रासलैंड आर यूजुअली फाउंड बिटवीन द ड्रायर एरिया एंड वेटर एरियाज. These are the grassland with the tall grasses and other with the short grasses scattered around the world. तो जो हम इसमें ये भी देखेंगे कि ग्रासलैंड जैसे हमने देखा था फॉरेस्ट के टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, उसी प्रकार हम टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड भी यहाँ पे देखने वाले हैं. ठीक है, डिफरेंट्स नेम. तो उन्हें हम अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है पर होते वही है, ग्रासलैंड ही है. जैसे पेरियर्स. ओके, एज यू ट्रैवल अराउंड, तो देखिए इन नॉर्थ अमेरिका ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड द पेरियर्स. इन द साउथ अमेरिका द ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड पैम्पास. वेल्ड इन द नेम फॉर ग्रासलैंड इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में उन्हें वेल्ड कहते हैं. नॉर्थ अफ्रीका में उन्हें सवानास कहा जाता है, विच आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. तो हम देखें कि जिस प्रकार हमने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देखे उसी प्रकार हमने टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स के बारे में भी यहाँ कंटिन्यू करेंगे, जिन्हें अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में जाना जाता है. ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड. तो यहाँ देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड और थ्रोनी बुशेस. तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड और थ्रोनी बुशेस में. हम इन सब टॉपिक को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे. सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली. तो हम सो लेट्स वी स्टार्ट विद द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. दिस ऑकर इन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर. तो ये आइदर साइड ऑफ इक्वेटर में ज़्यादा ग्रो करता है. दे एक्सटेंडेड टिल द ट्रॉपिक्स. ओके, और एक्सटेंड होता है ट्रॉपिक्स तक की. ठीक है, दिस वेजिटेशन सन ग्रोज इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू अ लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल. तो ये एरिया अधिकतर उन एरिया में ग्रो करता है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है. द ग्रासेस कैन ग्रो वेरी टॉल अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट. और देखिए लो रेनफॉल होने के कारण इन्हें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती. इनकी हाइट रहती है 3 से 4 मीटर तक के. दे कवर मच ऑफ द अफ्रीका एज वेल एज द लार्ज एरिया ऑफ द ऑस्ट्रेलिया. तो इस प्रकार के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपको कहाँ दिखेंगे या कहाँ पाए जाएंगे? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के एरिया में, साउथ अमेरिका और भारत के कुछ हिस्सों में. अब देखिए यहाँ पे पाए जाने वाले, यू कैन फाइंड द एनिमल्स लाइक एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन. ठीक है, इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर ऑल्सो होम ऑफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल ऑन दी अर्थ. तो साथ ही साथ देखिए आपको एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ के अलावा और भी ऐसे जानवर मिलेंगे जो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं. और इस प्रकार के एनिमल्स आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरिया में जहाँ पे लो रेनफॉल होती है. अब हम बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड की. टेम्परेट ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूड्स. ये आपको मिलेंगे मिड लैटिट्यूड्स. टेम्परेट ग्रासलैंड आर होम ऑफ द मेनी लार्ज हार्बीवोरस. तो देखिए ये हार्बीवोरस एनिमल्स का घर भी है. वो आपको तो मालूम ही है, जैसे फॉरेस्ट हो गया या ग्रासलैंड हो गया, दे आर द होम्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल. ठीक है, सम ऑफ दिस इंक्लूड्स द बाइसन, गैजलास, जेब्रा. इनमें से कुछ एनिमल है आपके बाइसन, जेब्रा, राइनोसोरस मतलब गेंडा एंड द वाइल्ड हॉर्सेस. टेम्परेट ग्रासलैंड आर द कंपोज्ड ऑफ विच मिक्स ऑफ द ग्रासेस एंड हर्ब्स. तो यह एक मिक्सर्स है
and understand by the sum of the world most fertile soil। और ये कुछ फर्टाइल सॉइल को भी कंटेन किए हुए रहती है। फर्टाइल सॉइल आपको मालूम है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही उपयोगी होती है या बहुत ज़रूरी रहती है। ठीक है। नाउ लेट्स वी कम टू द थ्रोनी बुशेस। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट रीजन। तो ये उन एरिया में पाया जाता है जहाँ पर पानी बिल्कुल भी या बहुत कम होता है। द ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन। अब देखिए ये वेस्टर्न मार्जिन में होता है। वेस्टर्न मार्जिन जहाँ पे पानी की संभावना बहुत कम होती है। द वेजिटेशन कवर इन द स्केर्स एयर बिकॉज द स्लैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट। यहाँ पे पानी बहुत कम होता है, रेनफॉल ना के बराबर होती है और हीट बहुत ज़्यादा होती है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हियर। और यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होने के कारण यहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन होती है। ओनली द मोसेस लिंचेस एंड द वेरी स्मॉल सब्स आर फाउंड हियर। तो यहाँ पे कुछ जो प्लांट्स यहाँ इस एरिया में पाए जाते हैं वो है मोसेस लिंचेस एंड वेरी स्मॉल shrubs आर फाउंड हियर। इट ग्रो ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, दिस इज कॉल्ड टुंड्रा। और ये जो शॉर्ट समर रहती है इस एरिया के उस समय ग्रो करते। टाइप ऑफ वेजिटेशन, दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर रीजन्स ऑफ द यूरोप एशिया एंड। अब हम बात करते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। एक टुंड्रा टाइप ऑफ जो वेजिटेशन होती है वो आपको मिलता है पोलर रीजन में, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल में, जहाँ पर जो एरिया बहुत ही ज़्यादा स्नो कवर्ड रहता है, वो टेम्परेचर माइनस रहता है, माइनस डिग्री रहता है। उनमें से जैसे हो गया कुछ आप कंट्रीज देख सकते हैं, यूरोप हो गया, एशिया हो गया एंड नॉर्थ अमेरिका हो गया। ओके। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द मेन come is wildlife. As we know that in the most of the countries the natural vegetations are the different types, so the different types of the wild animals are found in the this forest and subs area। तो जैसे मालूम है कि हर एक कंट्री में अलग अलग प्रकार के वेजिटेशंस मिलते हैं, तो उसी कारण वाइल्ड लाइफ का भी आपको डिफरेंट मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ के बारे में देखते हैं। वाइल्ड लाइफ इज इंटीग्रेंट पार्ट ऑफ अवर इकोसिस्टम। वाइल्ड लाइफ कैन बी फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम, desert forest, rain forest, plants, animal, grounds, ओके, ग्राउंड ग्रासलैंड। तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ का जो इकोसिस्टम है या जो वाइल्ड लाइफ है आपको हर प्रकार के कंडीशंस में मिल जाएंगी। अब हर प्रकार के कंडीशंस में मतलब चाहे वो आपके हायर एल्टीट्यूड में चल दीजिए, वहाँ आपको पोलर बियर मिल जाएगा। डेजर्ट एरिया में चल देंगे तो आपको वहाँ पे कैमल्स मिल जाएंगे। अब अगर हम ग्रासलैंड एरिया की बात करेंगे तो एलिफेंट है, जेब्राज है। अगर आपको वाटर इकोसिस्टम में आपको क्रोकोडाइल, वेल, इस प्रकार से कई आप हम वाइल्ड लाइफ के देखते हैं कि वो हर प्रकार के कंडीशन में सरवाइव करने की क्षमता रखते हैं। ओके, इंक्लूडिंग द मोस्ट डिपेंड वेयर ऑल द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म द वाइल्ड लाइफ प्रेजेंटेशन ऑफ द रेयर वाइल्ड लाइफ इज ग्रेट इंटरेस्ट। तो देखिए, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ जो है डिस्टर्ब हुई है कैसे? ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए, जितना ज़रूरी हमारे लिए नेचुरल वेजिटेशन है उतना ही ज़रूरी हमारे लिए ये वाइल्ड लाइफ भी है। दे मेक अ बैलेंस बिटवीन द नेचर। ये एक नेचर को बैलेंस करने के लिए लिंक है। ओके, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जो फॉरेस्ट है उसे बचाइए या वाइल्ड लाइफ को बचा के रखिए। ओके। Now, why the wildlife is so important? Wildlife is the source of livelihood and sustenance. Due to the existence of wildlife on the earth, human can get the benefit of the sustenance life। तो हमें वाइल्ड लाइफ क्यों ज़रूरी है या इनसे हमको बहुत प्रॉफिट मिल होता है, जैसे हम कौन कौन सी से स्किन मिलती है, बहुत सी चीज़ें, और ट्रांसपोर्टेशन के भी काम में आते हैं। एलिफेंट्स, इन ओल्डन डेज द एलिफेंट्स आर यूज्ड हॉर्सेस फॉर एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके। Wildlife play an essential role in the ecological and biological process that are at again the significance of a life। एक जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया, एक सिग्निफिकेंट लिंक प्रोवाइड करता है नेचुरल इको, या हम ये कह सकते हैं इकोसिस्टम के बीच में बैलेंस बनाता है। द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बायोलॉजिकल sphere depends on the endless interactions among the animals, plants and
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक प्रकार से इन सभी के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है या बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। कौन? वाइल्ड लाइफ। तो दैट्स वाई द गवर्नमेंट हैड मेड सम सेंचुरीज फॉर दिस एनिमल वेयर द हंटिंग आर प्रोटेक्टेड आर नॉट अलाउड। तो इस इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, गिर हो गया, कान्हा केसली हो गया। ये कुछ ऐसे एरिया है हमारे देश के जिन्हें प्रोटेक्टेड एरिया में शामिल किया गया है, जहां किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये इस चैप्टर में देखा कि किस प्रकार जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो द दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।